जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि बैंकिंग की शुरुआत कहां से होती है, किस तरह से बैंक शुरू हुआ और सबसे पहला काम बैंक ने क्या किया, सरमाया हासिल किया। और दूसरा काम उसने करेंसी नोटों का अजरा किया। जो सिक्के इस्तेमाल होते थे चांदी और सोने की जगह, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह पे करेंसी नोटों ने लेना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती कि एक भरोसा जो सोने और चांदी की धात पे है, और तिजारत हमेशा इन धातों की एवज की जाती थी, लेन देन मामलात जो थे वो इन सिक्कों पे किए, तो करेंसी पे भरोसा कैसे कायम हुआ। एक कागज़ का नोट जिस पे नक्कूश होते हैं और कुछ तहरीर होती हैं, वो किस तरह से सोने या चांदी की जगह ले सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा फिर माजी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये क्या था मामला। तो हम जैसे कि पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि जब तिजारत होती थी, कारोबार होते थे, ताजिर लोग अपने सरमाए को महफूज कैसे करते थे। उनके पास 2-3 तरीके होते थे। सबसे पहले कि वो मटके में या किसी बॉक्स में अपने सरमाए को, सोने और चांदी के सिक्कों को महफूज करके और ज़मीन में दबा दें। और ऐसा भी होता था कि बाज़ औक़ात उनके ऊपर पेड़ लगा दिए जाते थे, पौधे लगा दिए जाते थे और बाद में वो महफूज हो जाते थे। और आज तक भी ऐसे ख़जाने दरियाफ्त हो रहे हैं जो कि दुनिया में कारोबार बन चुका है। दूसरा तरीका ये था कि अपने पास तिजोरी में महफूज करें। चोर, डाकू, लुटेरे तो उस ज़माने में भी बहुत थे, ताक में रहते थे, तजारती काफ़िलों को लूट लिया करते थे। और तीसरा और सबसे आसान और काबिल कबूल तरीका ये होता था कि वो अपने इस सरमाए को महफूज करने के लिए किसी और के हवाले करते हैं, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, जिसको हम सुनार कहते हैं, सोने का कारोबार करने वाले, जेवरात बनाने वाले। ये आसान तरीका था। तो मुख्तलिफ जेवरात बनाने वाले जो एक कंपनी की शक्ल में होते थे, फर्म्स की शक्ल में होते थे, वो लोगों से सोने के सिक्के और सोने चांदी के मालियत के जिसे अपने पास महफूज कर लेते थे, वसूल कर लेते थे, और उसकी जगह पे एक कागज़ का रसीद जारी कर देते थे और उस पे वादा लिखा होता था। जैसे कि आपके सामने चल रहा है एक नमूना है कि इस तरह से कुछ होता था कि वादा किया जाता है कि इंदुल तलब, जब भी आप कहेंगे हम ये सोने की मिकदार जो आपसे हमने रसीद किया हम आपको वापस कर देंगे, या जो भी ये रसीद हमें पेश करेगा हम उसके हवाले कर देंगे। और इस पे भरोसा होता था और यहाँ से ये तिजारत आगे थोड़ी सी बढ़ती थी। तो एक शख्स जिसका नाम फर्ज कर लीजिए अकरम था, वो आता है और आके एक सुनार के पास अपने सोने के सिक्के और चांदी के जमा करवा के ये रसीद हासिल करता है। और वो अकरम किसी असलम के साथ कारोबार करता था और उससे जब माल ख़रीदता था तो उसके एवज उसकी अदायगी इससे प्रॉमिसरी नोट से या इस कागज़ के ज़रिए उसको कर देता था। और वो असलम जब उस सुनार के पास जाता था तो उसको वो सोना या चांदी के जो सिक्के थे वो उसकी अदायगी हो जाती थी। एक आसान तरीका हो गया, इस पे एक भरोसा कायम होना शुरू हुआ। इसको कहते हैं प्रॉमिसरी नोट, वादाती रुका। जैसे कि देख भी रहे हैं आपकी स्क्रीन पे भी ये चीज़ आ रही है, कुछ इस किस्म का ही एक हुआ करता था, ये से थोड़ा मिलता जुलता होता था। तो ये सिलसिला चलना शुरू हुआ और इसके ऊपर भरोसा कायम हो गया। इसमें यकीनी तौर पे कुछ ऐसे भी सुनार थे जो भाग गए, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। हुकूमत वक्त के पास शिकायत आई, दरबार में शिकायत आने लगी लोगों के पास, और उस वक्त ये सोचा गया कि क्यों ना इस चीज़ को एक बाकायदा कर लिया जाए, एक कानूनी शक्ल दी जाए। और फिर उसके बाद वहाँ पे कानूनी कार्रवाई की गई, आइन बनाया गया, कारोबार के असूल तय किए गए, बाकायदा एक इदारे कायम किए गए, जैसे कि हमने बताया था बैंक ऑफ इंग्लैंड। और फिर ये जिम्मेदारी उनको दी गई कि अब हर किसी के पास सोने या चांदी के सिक्के जमा करने के बजाय इस इदारे में जमा करवा लिया जाए और उसकी जगह वो रसीद जारी कर दी जाए, और उस रसीद को कबूलियत की शर्त होती थी। इसे कहते थे प्रॉमिसरी नोट, और यही करेंसी की इब्तदाई शक्ल थी। ये सिलसिला चलना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया गया कि ये करेंसी नोट जिनके ऊपर ये वादती रुतबा मौजूद होता है, ये बेहतर है उसकी जगह कि हम करेंसी में सिक्के इस्तेमाल करें। उनको उठाना, इस्तेमाल करना, महफूज करना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता
वो जो सुनार इस्तेमाल करते थे वो इन इदारों के पास अख्तियार आ गया और ये बैंक कहलाए रिजर्व बैंक, रिजर्व महफूज, जहाँ पे लोग आके अपना सरमाया महफूज करते थे और उसकी जगह वो प्रॉमिसरी नोट हासिल करते थे और फिर उन प्रॉमिसरी नोट को वो इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से रिजर्व बैंक को ये भी महसूस होने लगा कि हमारे पास हर वक्त ये सोना मौजूद है, हम इस सोने को किसी और कारोबार में भी लगा सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा और बैंकिंग एक शक्ल इख्तियार करने लगी, जैसे कि आप देखिए, और यही वादा आगे चलने लगा। 10 जो मॉनिटरिंग बैंक्स होते हैं, जो हुकूमती इदारे कायम करते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए सारे मामला, वो 2 तरह के होते हैं, एक रिजर्व बैंक कहलाता है और एक स्टेट बैंक कहलाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, देखेंगे कि रिजर्व बैंक क्या होता है और स्टेट बैंक क्या होता है, और बाज़ मुल्कों में स्टेट बैंक ही दोनों किरदार अदा कर रहा होता है। अमेरिका में देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका और स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका 2 अलग इदारे हैं, सॉरी सेंट्रल बैंक। इसी तरह से सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक 2 अलग अलग काम कर रहे हैं। बाद जगहों पे ये स्टेट बैंक के नाम से दोनों ही एक ही शक्ल में होते हैं। रिजर्व बैंक का मकसद होता है करेंसी नोट जारी करना, उसके एवज जैसे कि हमने देखा कि सोने का कारोबार होता था, तो वो सोना अपने पास रख लेते थे और उसकी जगह पे प्रॉमिसरी नोट जारी करते थे, जो करेंसी की इब्तदाई शक्ल थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो करेंसी शक्ल आने लग गई और करेंसी नोट बनने लगे और उसके पीछे सोने की एक मखसूस मिकदार को महफूज कर लिया जाता था और उनके साथ एक निस्बत तय कर ली जाती थी, और इन निस्बत के साथ वो सोने के सिक्के ख़त्म करके उन करेंसी नोटों की तरफ ले आया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सोने को रिजर्व बैंक का हिस्सा बना के उनको महफूज कर लिया गया और करेंसी नोट अवाम में कबूलियत इख्तियार कर गई। और उसके पीछे हुकूमत वक्त में कानूनी कार्रवाई करके एक आइन बना के और उसको एक कानूनी शक्ल दे दी। ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे इलाके में पाकिस्तान हिंदुस्तान जब मुत्तहद था और बरतानिया की हुकूमत थी, जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, तो सबसे पहला जो बैंक इस्तेमाल होता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कलकत्ता में 1806 में कायम हुआ था और 1806 के बाद यहाँ पे बैंकिंग की नई इस्तलाहत शामिल हुई, जिसमें करेंसी का इजरा भी हुआ। आपके सामने मौजूद है उस वक्त के करेंसी नोट, और उस पर देखिए यही इबारत आ रही है, ठीक है। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक नहीं था। 1 जुलाई 1948 को पाकिस्तान में स्टेट बैंक की हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी और उसके बाद पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक का एक रोल शुरू हो गया, जिसने सबसे पहले रिजर्व बैंक का किरदार अदा किया और करेंसी नोटों को एक बाकायदा शक्ल दी। वरना शुरू के सालों में तो ये होता था कि जी बैंक ऑफ इंडिया के इशू किए हुए करेंसी नोटों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मोहर लगाई और वो नोट शुरू कर दिए। काम तो चलाना था ना, नया मुल्क था, नए मसले थे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुआ। अब हमारी समझ में आना शुरू हुआ कि हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका ये मतलब हो गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक जमानत जारी की स्टेट बैंक को और उसको हिदायत की कि वो करेंसी नोट का इजरा करे, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने जमानत ली और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो करेंसी नोट जारी कर दिया और उसके ऊपर उस हुकूमत पाकिस्तान की जमानत को जब्त कर दिया, जिसे गवर्नर स्टेट बैंक ने साइन किया। और हामिल का मतलब जिसके पास मौजूद है और हाजा ये करेंसी नोट। तो जिस शख्स के हाथ में ये करेंसी नोट है, जब ये मुतालबा करेगा, डिमांड करेगा, जब ये किसी को पेश करेगा, तो जिसको ये पेश किया जा रहा है वो इसको कबूल करेगा और कबूल करने के एवज इसकी मालियत उसको अदा करेगा। थोड़ा मुश्किल बात है ना, अभी आ जाएगी समझ में कैसे। मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जाता हूँ, कपड़े लेने जाता हूँ, चीजें लेने जाता हूँ और वहां जाके दुकानदार से पूछता हूँ कि इसकी कीमत क्या है, तो वो बताता है कि इसकी कीमत 1000 रुपया है। मैं कहता हूँ लाइए मुझे दे दीजिए, मैं खरीदता हूँ। वो पैक कर देता है और मैं उसको 1000 रुपये का करेंसी नोट देता हूँ और वो मुझसे वसूल कर लेता है, कबूल कर लेता है। देखिए ये करेंसी नोट है। मिसकंसेप्ट इसके बारे में एक गलत राय है कि ये रुपया है। ये बेसिकली मालियत को, रकम को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करने का एक जरिया है।
ये करेंसी नोट, इस पे भरोसा है। इसके कई और तरीके भी हो सकते हैं, चेक के थ्रू हो सकते हैं, डेबिट के थ्रू होते हैं, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, बहुत सारे, हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को। लेकिन ये दरमियानी रास्ता जिसको हम वास्ता कहते हैं, इसने एक हाथ से दूसरे हाथ में वो मालियत ट्रांसफर कर दी, मुंतकिल कर दी। ठीक है, तो ये वो भरोसा है कि मेरे हाथ में हामिल हाजा मैं हूं और मेरे हाथ में ये सिक्का है और मैंने मुतालबा किया जिसको भी, और उसने वो मुतालबा कबूल किया और उसने इस चीज को, और ये क्यों किया? क्योंकि इसके ऊपर जमानत है। तो अगर ये जमानत नहीं होगी तो फिर ये क्या होगा? तो फिर एक रद्दी का कागज टुकड़ा होगा। माजी में ऐसे बेशुमार मिसालें हैं कुछ मुल्कों की जिसमें जमानत खत्म हो गई, मुल्क खत्म हो गए और वहां पे ये रद्दी के कागज बन गए। फिर क्या हुआ देखेंगे आगे की वीडियो में चल के। तो यहाँ तो ये सिलसिला समझ में आ गया कि ये करेंसी नोट क्या होता है, इसके ऊपर जमानत का क्या मतलब होता है और ये कबूल क्यों किए जाते हैं, और इनके पीछे सोने और चांदी की एक मिकदार मखसूस होती थी जो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी कि अगर हम इनको रखेंगे तो हमें इनसे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अगर हम 1 करोड़ का सोना रख लेते हैं अपने पास तो उसकी हिफाजत पे हमें काफी खर्चा आएगा, लेकिन अगर हम उस 1 करोड़ से कुछ बना लेते हैं, जैसे कि एक इमारत बना लेते हैं, अब उस 1 करोड़ के सोने की और 1 करोड़ की इमारत की मालियत एक ही है, दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड, दोनों हाथ बराबर हैं। तो ये इमारत हमें रेवेन्यू देगी, वक्त के साथ इसकी मालियत में इजाफा होगा, किराया आएगा। इस कंसेप्ट ने फिर ये चीज दी कि हम क्यों ना सोने को अपने पास महफूज करने के बजाय इसे हम अपने इस्तेमाल में ले आएं और इससे इसकी कदर में इजाफा हो जाए, इससे हम अपनी आमदनी में इजाफा करें, दौलत में इजाफा करें और हम अपने करेंसी की कीमत को मजबूत बनाएं। करेंसी की कीमत, किसी भी करेंसी की कीमत कैसे होती है? अब यहाँ पे सवाल है, अगले वीडियो में हम इस चीज को देखेंगे कि अगर हम एक करेंसी इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी और करेंसी के साथ, जैसे डॉलर है, आज के दौर में डॉलर 155-154 रुपए का $1 है। इसका मतलब है कि अगर मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का $1 लेना चाहूंगा तो मुझे उसके लिए 155 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं होता कि ₹1 हो और उसके जगह मुझे $100 मिले? उसकी क्या वजह है? हम ऐसा क्यों देख रहे हैं? हम इस चीज को पढ़ेंगे और यहाँ पे एक बैंक ऑफ सेटलमेंट का भी किरदार आएगा, हम उसको भी देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो सिलसिला फिर ऐसा है कि करेंसी नोट तो अब समझ में आ गए हमारे, ये क्या चीज होती है, कैसे होती है, फिर इसकी सर्कुलेशन क्या होती है, इसकी मालियत क्या होती है। अब जब सोने से हमने हटा के और इसको दूसरे प्रोडक्टिव कामों में हमने सोने को लगा दिया या अपने रिजर्व, तो उसको क्या कहते हैं? हम उन्हें आम अल्फाज में कहते हैं जीटीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीडीपी। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी मुल्क में एक मखसूस मुद्दत, जैसे कि 1 साल, जितनी भी पैदावार होगी उस पैदावार की मालियत को सामने रख के हम एक परसेंटेज निकालेंगे, एक इशारा पैदा करेंगे। उस इशारिये की बुनियाद पे हम आगे काम करेंगे और उसकी बुनियाद पे करेंसी नोटों की मालियत तय होगी। अब हमारे पास, हमारे मुल्क में जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं, जो उसमें सबसे अहम अंसर ज़राअत का है। देखिए, जिन सालों में ज़राअत अच्छी होती है उन सालों में पाकिस्तान की माशियत अच्छी होती है। इन माशी अशारों को हम जीटीपी कहते हैं और इसकी बुनियाद पे करेंसी नोटों का इजरा होता है और इनकी मालियत का तयन किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हम इसको मज़ीद देखेंगे। असल हमारा मकसद बैंकिंग का है कि हमें पाकिस्तान के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम से पहले भी एक बैंक मौजूद था, बाकी बैंक उसके बाद बने। एक बैंक मौजूद था, वो कौन सा बैंक था और उसका क्या रोल था, उसने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया, हम इसको भी देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे, बात करेंगे। आज तक के लिए